Good morning to all of you in this morning session. Yesterday we were making the discussion about the chapter 7, that was directing. Chapter 7, directing. And the topic was in progress, that was motivation. मोटिवेशन जो चैप्टर जो टॉपिक था वो आपका प्रोग्रेस में चल रहा था। तो हमने जो है जो कल हमने जो डिस्कस किया था उसमें आपने देखा था कि फीचर ऑफ मोटिवेशन कौन कौन सी हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपके जो थे मोटिवेशन में आपके हाँ फीचर ही हमने की थी और कुछ नहीं किया था, ठीक है। आज हमें करते मास्लो की जो थ्योरी है, ठीक है। मास्लो थ्योरी हम करते हैं। मास्लो क्या बोलते हैं? मास्लो जो है वो एक काफ़ी अच्छा साइकोलॉजिस्ट हुआ है और उसने बताया कि जो ह्यूमन बीइंग है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है उसको मोटिवेट होने का। वैसे कोई आदमी वैसे मोटिवेट नहीं होता है। तो मैं आपको इसको जो है डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। आपको मैंने पहले बताया था और अब भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। बुक में हालांकि डायग्राम नहीं है। तो मास्लो ये कहता है कि पर्सन गेट मोटिवेशन फॉर सम रीजन्स। व्हाट आर द रीजन्स? तो सबसे पहले तो कहता है उसका फिजियोलॉजिकल नीड है। फिजियोलॉजिकल होता है, फिजियोलॉजिकल नीड जो है वो आपका फिजिकल से बना है। फिजिकल से फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड कौन सी होती है? रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। यानी आपका जो है फूड, शेल्टर, ठीक है, एंड क्लोथिंग, दीज आर द एसेंशियल नीड ऑफ ए पर्सन। और आपकी मोटिवेशन कब स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम नीड। द फर्स्ट फिजियोलॉजिकल नीड कौन सी है? वो आपकी होती है दैट इज ए फिजियोलॉजिकल नीड, वो आपका हुआ रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। तो आप इसको लिख लोगे, वो आपके पास में है फिजियोलॉजिकल, शायद स्पेलिंग मेरी गलत हो गई, PHYSI SILOGICAL। फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड में कौन कौन सी होती हैं? वो आपकी फूड, शेल्टर और क्लॉथ और क्लोथिंग, यानी रोटी, कपड़ा और मकान होती है। तो सबसे पहले मास्लो ये कहता है कि ए पर्सन मोटिवेटेड ड्यू टू दीज फिजियोलॉजिकल नीड, उसको सबसे पहले भूख लगती है, उसके लिए काम करेगा। फिर उसको कपड़े की ज़रूरत होती है, उसके लिए काम करेगा। फिर उसको मकान की ज़रूरत होती है, तो मकान के लिए काम करेगा। तो सबसे पहले तो आपकी तीन चीज़ें हैं जो आपकी शारीरिक ज़रूरत हैं, वो रोटी, कपड़ा और मकान। जब किसी आदमी की ये ज़रूरत पूरी हो जाती है तो फिर उसके बाद में वो जाता है सेफ्टी नीड पे। देन ही मूव फॉर सेफ्टी नीड, ठीक है। आपकी वो सेफ्टी नीड की तरफ जाता है। सेफ्टी नीड, सेफ्टी नीड वो सुरक्षा चाहता है। व्हेन ही गेट द फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, ही गेट ऑल दीज थिंग्स, then he requires safety also, and safety is of two type, that is physical safety and economical safety। फिजिकल सेफ्टी और दूसरी इकोनॉमिकल। फिजिकल और इकोनॉमिकल सेफ्टी चाहता है। फिजिकल, कोई आदमी उसको हर्ट ना करे, ठीक है, कोई उसको मार ना दे, पिटाई ना कर दे। तो सबसे पहले तो वो सेफ्टी चाहता है कि फिजिकल उसकी सेफ्टी। दूसरा इकोनॉमिकल, कि उसका फ्यूचर सेफ रहे, कभी वो गरीबी में ना जीना पड़े उसको। तो दूसरी उसकी ये होती है नीड। तो पहले आपकी शारीरिक नीड है, दूसरी सुरक्षा यानी सेफ्टी आपकी नीड है। जब उसकी नीड पूरी हो जाती है तो थर्ड नीड के लिए हो जाता है, दैट इज सोशल नीड। नेक्स्ट आपकी फिर वो सोशल नीड। सोशल नीड, सोशल नीड है या कहें ऐसे बिलोंगिंगनेस नीड भी बोलते हैं, कि जब एक आदमी के पास रोटी, कपड़ा और मकान भी है। ये कौन बोल रहे हैं बीच में?
और उसको सेफ्टी नीड है, तो ये पूरी होने के बाद में फिर सोशल नीड है आपकी स्टार्ट हो जाती है। सोशल नीड का मतलब बिलोंगिंगनेस। तो एक आदमी के पास में जब मकान है, सेफ्टी भी है, तो वो सोचता है कि मेरी शादी भी हो जाए, मेरे बच्चे भी हों, मेरे रिश्तेदार भी हों और भी हों, तो मैं एक सोशल बन जाऊं कि मैं भी जब लोगों से घिरा रहूं। तो इस प्रकार से उसकी सोशल नीड होती है। ठीक है। और उसके बाद में स्टीम नीड, जब उसके बच्चे भी हो गए, शादी भी हो गई, समाज भी बन गया, तो उसकी होती है स्टीम नीड, बड़ा बनने की इच्छा। स्टीम नीड, स्टीम नीड का मतलब लोग उसे पहचाने, लोग उसके नाम से जाने, वो होती स्टीम नीड। कि जिस प्रकार से कि आपका जो है स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आप उनका एग्जाम्पल ले लें, तो उनकी रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं, उनकी सेफ्टी नीड भी पूरी हो चुकी हैं, उनकी सोशल नीड, उनकी शादी भी हो चुकी है, बच्चे भी हो चुके हैं, रिश्तेदार भी हैं। अब वो चाहते हैं कि मैं स्कूल का प्रिंसिपल इसलिए बनूं क्योंकि लोग मेरे को आसपास के एरिया में समझें, जाने कि ये ठाकुरदास बर्ग स्कूल के प्रिंसिपल हैं। तो वो उनकी एक स्टीम नीड है। और जब यहाँ से भी उनको संतुष्टि मिल जाएगी, तो लास्ट में जब बंदा जाता है, उसकी जो सबसे लास्ट की नीड होती है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड हम बोलते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आपकी होती है। ठीक है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड हुआ कि वो जो है इस दुनिया में एक प्रकार से नाम के थ्रू अमर होना चाहता है। जैसे आप देख रहे मायावती ने उत्तर प्रदेश में सारी जगह पे अपने मूर्तियां लगवा दी, हर जगह मायावती की मूर्तियां, राठी की मूर्तियां लगवा दी। देवीलाल है जो उसकी भी जगह जगह मूर्तियां लगी हुई हैं। चरण सिंह की हो गई, इंदिरा गांधी की हो गई। वो क्या है, वो एक्चुअलाइजेशन नीड होती हैं। ये कुछ जीते जी लोग अपने पूरी कर जाते हैं, कुछ मरने के बाद लोग पूरी करते हैं। तो आदमी का ये मोटिवेशन जो ग्राफ वो इस प्रकार से चलता है। ठीक है। ये इस प्रकार से मोटिवेशनल ग्राफ ऊपर जाता है। यानी सबसे पहले उसको नीचे की रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, फिर सेफ्टी चाहिए, फिर समाज में उसको मान्यता चाहिए कि हाँ भी मैं भी इस दुनिया में हूँ, फिर है ना सोशल नीड के बाद स्टीम नीड कि मैं भी इस दुनिया में हूँ, और उसके बाद में वो अमर होना चाहता है। तो इस प्रकार से आपके आदमी की आवश्यकताएं बढ़ती जाती है, वो मोटिवेट होता जाता है। सबसे पहले इन चीज़ों के लिए भाग दौड़ के काम करेगा, ये पूरी हो जाएंगी तो फिर इन चीज़ों के लिए भागा दौड़ी करेगा वो। जब ये चीज़ पूरी होगी तो सोशल नीड के लिए भागेगा, सोशल नीड के बाद में सेल्फ स्टीम के लिए भागेगा, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए भागेगा। तो ये आपकी होती हैं, ये मास्लो की हेरचरी थ्योरी है। ठीक है। अब इसमें मास्लो जो है उसने ये थ्योरी तो दे दी, पर कहता है क्या ये सभी जगह लागू होगी। तो कुछ अजम्पशंस हैं, जिस प्रकार से आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि सम अजम्पशंस ऑफ मास्लो। तो आप मास्लो के अजम्पशंस कौन से हैं, तो वो सबसे पहले आप देखिए अजम्पशंस ऑफ मास्लो। यार इसको डिलीट करना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा मेरे को। मास्लो की जो थ्योरी है वो वहाँ कैसे लागू होती है, उसने क्या माना है कि एक ह्यूमन बीइंग किस प्रकार से काम करेगा। टोटली इट इज़ टोटली ह्यूमन बीइंग, ये मोटिवेशन ह्यूमन बीइंग पे है। तो पहला आपका जो अजम्पशन है, मैं पहले अजम्पशन दे देता हूँ। अजम्पशन ऑफ मास्लो, मास्लो का जो अजम्पशन है वो कौन सा है। पहला मास्लो का अजम्पशन है वो है कि ह्यूमन बिहेवियर चेंज्ड, ह्यूमन बिहेवियर कैन बी चेंज्ड, कि ह्यूमन बिहेवियर जब वो चेंज हो सकता है, हम ये मानते हैं कि उसका जो ह्यूमन बिहेवियर जिस प्रकार से पहले उसकी नीड थी रोटी कपड़ा और मकान, देन हिज नीड चेंज, हिज बिहेवियर चेंज, ही कम फॉर द नेक्स्ट, वो नेक्स्ट जो है फिजियोसाइकोलॉजिकल नीड की तरफ आ गया था। उसके बाद में उसके फिर चेंज हो गया। यानी कहने का मतलब यह कि ये कहता है कि ह्यूमन बिहेवियर कैन बी चेंज्ड, ह्यूमन बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है। हम ये बात हम सही मानते हैं। हम उन आदमियों की बातें नहीं करते जिनका बिहेवियर चेंज होगा ही नहीं। अब जो कई ऐसे जो संत हैं, महात्मा हैं, उनको आप कुछ भी प्रवचन देते रहो, नहीं वो चेंज नहीं होंगे। तो कहता है कि वहाँ पर लागू नहीं होगा, जहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो सकता है वहाँ पर आपकी ये मास्लो की थ्योरी लागू होगी। जनरली द नीड फॉलो, ठीक है, जनरली नीड फॉलोज, नीड फॉलोज द हायरार्ची, हायरार्ची start from
फिजियोसाइकोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड से स्टार्ट होती है। ये कहते हैं कि आपकी जो जनरली जो नीड है वो आपकी सबसे पहले स्टार्ट होती है फिजियोलॉजिकल नीड से, और इसका एंड होता है लास्ट में आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर, ठीक है जी। थर्ड का रखिए, सेटिस्फाई नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट, सेटिस्फाइड नीड नो लॉन्गर मोटिवेट। मीन्स अगर आपको ये कहें कि हमें बाइक खरीदनी है, यू परचेज द बाइक, यू आर नाउ सेटिस्फाई, बट यू कांट लॉन्गर सेटिस्फाई विद द बाइक, योर नेक्स्ट नीड विल बी कार, आप नेक्स्ट नीड जो आपकी कार हो जाएगी। तो आपकी जो सेटिस्फाइड नीड जो है वो ज़्यादा समय तक रुक नहीं सकती। इट मीन्स व्हेन यू फुलफिल वन नीड द अनदर नीड अराइजेस। तो ये मास्लो कहता है कि एक नीड पूरी नहीं होगी, वो नेक्स्ट नीड आपकी स्टार्ट हो जाएगी। पर्सन मूव टू नेक्स्ट नीड, तो ये कहता है कि पर्सन मूव टू नेक्स्ट नीड व्हेन हिज लोअर नीड कंप्लीट्स, लोअर नीड फुलफिल। आपकी हायर नीड पे तभी जाएगा या नेक्स्ट नीड पे तभी मूव करेगा कि व्हेन ही हैज सेटिस्फाइड विद द लोअर नीड, उसकी लोअर नीड जब पूरी होगी तो ही जाएगा। अब एनी पर्सन हु विशेज टू परचेज साइकिल एंड ही कांट मूव टू द कार डायरेक्टली विदाउट द स्टेप ऑफ मोटरसाइकिल और स्कूटर, तो वो आपका पहले वो साइकिल लेगा, फिर मोटरसाइकिल स्कूटर लेगा, उसके बाद ही कार के ऊपर मूव करेगा। ऐसा काफ़ी कम चांसेस में होता है कि कोई बंदा साइकिल से सीधा का सीधा आपको मूव कर जाए कार के ऊपर, ऐसा पॉसिबल कम ही होता है। तो ये कहता है कि आपकी ये जो है चार चीज़ें ऐसी हैं जो कि मास्लो ये बताता है कि एक ह्यूमन बिहेव अगर ऐसा है तो मास्लो की थ्योरी आपकी लागू होगी, वरना तो नहीं होगी, ठीक है जी। तो ये आपके पास में हो गया। अब मोटिवेशन जो कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ, लास्ट पॉइंट आपका है पर्सन मूव नेक्स्ट नीड व्हेन हिज लोअर नीड फुलफिल, कि आपकी जो लोअर नीड फुलफिल हो गई तो ही नेक्स्ट नीड पे जाएगा। कि अगर मान लो आपकी रोटी कपड़ा और मकान की नीड पूरी हो गई तो ही आप शादी करने के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट नीड तो आपकी तभी होगी पूरी जब नीचे वाली पूरी होगी। अब ऐसा तो नहीं, रोटी कपड़ा और मकान तो है नहीं, शादी की बिलोंगिंगनेस की नीड आप मांगे वो ऐसा पूरा नहीं हो सकता। अगर आपकी साइकिल खरीदने की इच्छा, साइकिल खरीदने के बाद आप तुरंत गाड़ी पे नहीं खरीदेंगे, आप कहीं ना कहीं बीच में स्टेप पे जाएंगे। तो यानी आपकी लोअर नीड पूरी होगी तो ही आप नेक्स्ट नीड के ऊपर जाते हैं, वरना तो नेक्स्ट नीड पे नहीं पहुंचते हैं आप लोग, ठीक है जी। अब ये कहता है कि आपका जो फाइनेंशियल जो आपका मोटिवेशन है वो कितने टाइप का है, टाइप ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन की आपकी 2 टाइप हैं, मोटिवेशन में 2 टाइप हैं। फर्स्ट इज फाइनेंशियल, फाइनेंशियल जो होते हैं ये लोअर लेवल के ज़्यादा इफेक्टिव हैं, यानी लोअर लेवल लोगों के लिए इनका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, ठीक है। लोअर लेवल कहते हैं मिडिल लेवल क्लास के लोगों के लिए होता है। और दूसरा तो नॉन फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल कौन सी होती हैं, जो कि जिन्हें पैसे की बात नहीं है, उनमें रिस्पेक्ट की बातें होती हैं, तो वो आपकी नॉन फाइनेंशियल होती हैं, ठीक है। अब इनको हम फाइनेंशियल कहें या मॉनेटरी कहें, ये कौन कौन सी हैं, तो आपकी जो है फाइनेंशियल या मॉनेटरी जो लोअर लेवल या मिडिल लेवल के लोगों के लिए है। पहला उनके लिए इंसेंटिव या पहला उनके लिए जो मोटिवेशन है वो आपका पे एंड अलाउंस, पे एंड अलाउंस means first of all the person who is working in any institution or in any organization, first of all the motivation for him is pay or allowance, means उसके पे बढ़ा दो, उसका महंगाई भत्ता बढ़ा दो, उसका मकान का किराया बढ़ा दो, ठीक है। तो वो मोटिवेट हो जाएगा कि पहले पिछले साल मैं 30,000 ले रहा था, अब मुझे 35 मिल रहे हैं, मुझे 40 मिलेंगे, मुझे 50 मिलेंगे आगे। तो उस बंदे के लिए पे और अलाउंस जो है वो आपका फाइनेंशियल मोटिवेशन है।
नेक्स्ट आपके पास में है दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग, profit sharing. Profit sharing means the businessman make a promise with their workers that if there will be profit more than this percentage, the remaining profit will be shared with you all people. अब उन्होंने बोल दिया कि अगर मेरी कंपनी में 10% से ज़्यादा बचत आई, ऊपर वाली बचत है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर लेंगे। अगर यहाँ पर 15% उसको सरप्लस मिलता है तो देयर विल 5% सरप्लस मोर देन दिस 10%, दिस 5% विल बी शेयर अमंग द वर्कर्स आल्सो। तो प्रॉफिट शेयरिंग होगा तो नेचुरली द वर्कर्स हु आर वर्किंग इन द कंपनी दे विल वर्क विद द जील so that they could earn more profit because they will get the profit sharing in the more profit। तो इस प्रकार से उन लोगों को एक पैसे का प्रॉफिट होता है। थर्ड इज को पार्टनरशिप। को पार्टनरशिप, को पार्टनरशिप, को पार्टनरशिप मीन्स व्हेन द बिजनेसमैन ऑफर to his employees that they can be the partner in his business, which means by way of purchasing the share। जिस प्रकार से कि आपकी रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को, अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ शेयर जो है वो काफ़ी कम कीमत पर उनको दे दिए। आप अकाउंटेंसी में पढ़ेंगे, इसके बारे में चैप्टर आएगा जब शेयर का, तो उनको कुछ शेयर दे देते हैं, तो उनको बोलते हैं स्वेट इक्विटी, वो उनको दे देते हैं। तो क्या होगा कि दे पीपल विल फील दैट दे आल्सो द ओनर ऑफ द कंपनी बिकॉज दे आर आल्सो द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। तो ये आपकी कहलाती है को पार्टनरशिप। एंड फोर्थ इज बोनस। बोनस, बोनस के बारे में तो आप लोग अच्छी तरीके से समझते हैं कि व्हेन फ्रॉम द अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर सैलरी दे गेट एनी अनदर टाइप ऑफ द थिंग दैट इज कॉल्ड एज बोनस। बोनस में आपका फ्री ट्रिप हो सकता है, या आपका आप चाहे वेकेशन से पीरियड के उनको पैसे मिल जाएं, या उन लोगों को गोल्ड या कोई ज्वेलरी जो है साल में दे दी जाए, या कोई एक्स्ट्रा पे एक महीने की तनख्वाह उनको दे दी जाए, जैसे कि आपके होली है, दिवाली, उनके ऊपर कोई पेमेंट दे दी जाती है, तो वो उनको कहलाता है बोनस। और फिफ्थ आपके पास में है कमीशन। कमीशन, कमीशन है इज जनरली पेड इन द सेल डिपार्टमेंट। ये सेल डिपार्टमेंट में जनरली कमीशन पे किया जाता है। मीन्स द पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज ए सेल्समैन और सेल मैनेजर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, he is given a salary, and apart from it he is also given incentive that if you will sell so much material you will get the extra commission। Therefore it is also motivation to the salesperson that he is given the commission, and this is also a financial incentive। Sixth is productivity linked wages system। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज, ये तो आपने पढ़ाई है। आपका जो है हेनरी फ्यूल का जो पीछे आया था कि आपका प्रोडक्टिविटी वेज सिस्टम कर दो, यू विल प्रोड्यूस मोर, यू विल गेट मोर। कि जिस प्रकार से हमने कहा था कि इफ देयर इज ए स्टैंडर्ड ऑफ 10 प्रोडक्ट, ए पर्सन विल गेट 50 रुपीज पर प्रोडक्ट, एंड इफ द पर्सन हु क्रॉस दिस स्टैंडर्ड ही विल गेट 60 रुपीज पर प्रोडक्ट, मीन्स ही विल डायरेक्टली गेट 10 रुपीज बेनिफिट ऑन ऑल द प्रोडक्ट। तो ये आपका जिस प्रकार से वर्कर्स के लिए जो है आपका प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस दिए जा सकते हैं। सेवंथ है रिटायरमेंट बेनिफिट। सेवंथ इज रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स आर दोज बेनिफिट्स which are given to the employee after his retirement, just like पेंशन है, प्रोविडेंट फंड है, या ग्रेचुइटी है। यानी आपको जब पेंशन तो कि when you get retire you will get monthly pension every month, it is a financial incentive just like गवर्नमेंट में होता था पहले, आजकल तो नहीं होता है। इसी प्रकार से उन लोगों को जो प्रोविडेंट में मिल जाए, इनको पैसे इकट्ठा मिल जाए, ग्रेचुइटी भी ऐसी होती है, पैसे इकट्ठा मिल जाता है उन लोगों को, ठीक है। और नेक्स्ट इज पर्क्स। नेक्स्ट आपके पास में 8th है पर्क। पर्क्स या हम इनको बोलते हैं वो आपका फ्रिंग्स।
FRINGS, फ्रिंगशिप बोल देते हैं, या हम इनको परक्विजिटिव बोल देते हैं, परक्विजिट्स भी हम इनको बोल देते हैं। तो ये भी इन लोगों को दिए जा सकते हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी हो गई, एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन की हो गई, या उन लोगों को फ्री जो मकान की फैसिलिटी हो गई। तो ये उन लोगों को जो आपने एक्स्ट्रा रक्स दे दिए। तो इस प्रकार से आपका जो फाइनेंशियल जो इंसेंटिव हैं, जो कि आपके नॉर्मली लोअर या मिडिल लेवल क्लास के लोगों के लिए होते हैं, तो उनमें पहला पे एंड अलाउंस, उनकी तनख्वाहें बढ़ा दो। दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग दे दो उनको। तीसरा पार्टनरशिप बेनिफिट, उनको कुछ शेयर दे दो कंपनी के अंदर। बोनस, साल के लास्ट में कुछ उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट देना। कमीशन नॉर्मली सेल डिपार्टमेंट के लिए होता है। और प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस, ये मजदूरों के लिए नॉर्मली होता है। और रिटायरमेंट बेनिफिट, उनको रिटायरमेंट होने के बाद में उनको बेनिफिट दे दे पेंशन वगैरह का। और पक्स एंड फ्रिंग्स या परक्विजिट्स, उनको आपका जब मकान का किराया या उनको मेडिकल या बच्चों की फीस इस प्रकार से जो दे दें, तो ये उनके कहलाते हैं पर्क्स। ठीक है जी। एनी पॉइंट यू वांट टू डिस्कस? कोई पॉइंट आप पूछना सकते हैं इनमें से? वैसे तो काफ़ी आसान है ये, फिर भी कोई ऐसा समझ में ना आया तो पूछ सकते हैं। एंड फिर लास्ट हम करते हैं नॉन मॉनेटरी। लास्ट पॉइंट था पर्क्स। पर्क्स या बेनिफिट हम कहते हैं उनको एक्स्ट्रा दे देना, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई की फीस दे दें, मेडिकल के उनके जो बीमारी का खर्चा दे दें, या उन लोगों को फ्री मकान दे दें। तो ये आपके एक्स्ट्रा परक्विजिट्स कहलाते हैं। तो ये भी उनको दिए जा सकते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास या लोअर लेवल क्लास के लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो उन लोगों को इससे बड़ा बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट आपके पास में नॉन फाइनेंशियल, आपका नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल का मतलब जैसे पैसे का ज़्यादा मैटर नहीं है, कम एक मैटर होता है, पैसे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो लोग काफ़ी पहले ऊंची पोस्ट पे जा चुके होते हैं, पैसा तो काफ़ी कमा चुके होते हैं पहले। तो पहला आपके पास है स्टेटस। फर्स्ट इज स्टेटस। स्टेटस यानी उनका स्टेटस जब वो ऊंचा हो जाए ऑर्गेनाइजेशन में, कि आप जो है वो पहले जीएम था, जीएम के बाद प्रेसिडेंट बना दिया जाए, तो सैलरी तो जीएम की भी कम नहीं है, पर प्रेसिडेंट की सैलरी भी अच्छी हो जाएगी, पर उसका एक स्टेटस बन जाएगा। तो इसमें उसका रैंक बढ़ा दो, उसकी अथॉरिटी बढ़ा दो, या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दो। तो इस प्रकार से जब उसको नेक्स्ट पोस्ट पे ले जाएंगे, या उसको जो है चाहे पोस्ट से भले सेम ही रहे, मतलब तनख्वाह चाहे सेम रहे, उसका पोस्ट बढ़ा दो, तो उसमें जो है वो बंदे का जो स्टेटस वो इंक्रीज हो जाता है। और इन लोगों को किसी चीज़ की भूख होती है कि मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितना बड़ा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट होता है कि व्हेन ए मैनेजर इज देयर, ही इज ऑन द हायर रैंक, but his superiors, means how the owners deal with him. If the owners deal with him in a different manner, they doesn't respect him, it means he feel insulted himself there. It means there is no organizational climate, means positive होना। Positive climate means according to his wishes, and negative against his wishes means the organizational climate is against his wishes. उसकी जो इच्छा जैसी उससे अलग है, हालांकि वो नौकरी कर रहा है, उसको सारी पावर्स हैं, पर उसके बावजूद भी जो मालिक लोग हैं खुश नहीं हैं, दे आर नॉट हैप्पी विद हिम। तो वो हर रोज़ ही सोचता है कि देखो कोई अच्छी बात नहीं, पैसे तो मिल रहे हैं पर मेरी इज्जत नहीं है। ठीक है। थर्ड है कैरियर एडवांसमेंट। थर्ड इज कैरियर एडवांसमेंट। कैरियर एडवांसमेंट means, career advancement means a person who is appointed at any post and he is assured that he will certainly get the promotion after such a period. It means although he was appointed at a post, he is getting the good salary and perks also, but he has also a motivation that he must be promoted. Means career advancement उसको कैसी मिलेगी? If a person who is at the GM post at anywhere and now he is appointed in your organization as the post of the GM, same post, but he has come to your organization because he knows that you will get him promoted. उसको प्रमोशन आप देंगे तो इसलिए वो आपके यहाँ पर आता है, वरना पैसे की कमी तो उसके पास से पहले भी नहीं थी। जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट, जॉब इनरिचमेंट
या हम कहें चैलेंजिंग जॉब, challenging job. A person who is working at the same post, he get bored by doing the job again and again. Then he requires some challenging job. अब एक आदमी जो है, एक मान लो कि आपके स्कूल में ही है, कोई आदमी 20 साल से 25 साल से नौकरी कर रहा है, वो पढ़ा ही रहा है, अगर उसको अलग से कुछ काम दे दिया जाए, उसको जो है आपका एग्जाम ब्रांच का काम दे दिया जाए, उसको जो है डिसिप्लिन का काम दे दिया जाए, सम चैलेंजिंग जॉब इज असाइन टू हिम, इट मीन्स ही विल फील ऑल्दो ही इज गेटिंग द सेम सैलरी, उसमें सैलरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर उसको एक्स्ट्रा कुछ काम दे दिया तो वो अपने आप को जो मोटिवेटेड महसूस करेगा. एंड नेक्स्ट इज जॉब सिक्योरिटी. 6 इज जॉब सिक्योरिटी. Every person requires a job security, that when a person is appointed in any organization, he hopes that he will not be retrenched होता नौकरी से बाहर करना, कि उसको कोई नौकरी से बाहर नहीं करेगा, ऐसा वो मान के चलता है, ये भी उसके जरूरी है. और लास्ट ऑटोनॉमी यानी स्वतंत्रता, आपका बीच में एक पॉइंट रहेगा. एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन 7th है एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन. Employees participation mean employees are given a participation in decision making. When you are going to start any type of the production and when you bring any type of the plan, you will call all your employees that we want to start this type of the plan. What are your suggestions? If they provide the suggestions and you work according to their views, naturally they will get motivated. And last is autonomy. Autonomy. Every person requires autonomy. Autonomy होती है स्वतंत्रता, freedom. Every person requires autonomy in his working, that nobody should interfere in their working. And if you give the autonomy to your employees, then naturally he will feel more empowerment in himself, and it is a motivation for him. This is the last point. Any point you want to discuss? मैं फ़ोन अपनी तरफ कर रहा हूँ, आप डिस्कस मेरे से कर सकते हैं. आपका टाइम जो है वो ख़त्म होने को हो गया है. ठीक है, मैडम आ चुके हैं आपके. हाँ जी, एनी पॉइंट? जी बोलिए. हाँ, मेरी उससे बात होगी, मेडिकल उसने दे दिया, उसकी आँखों में ज़्यादा दर्द होने लग गया है, तो आप उसके जो ना वो लगा देना, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है बेटा. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे. आओ मैडम.